Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. Students, प्रीवियस वाले वीडियो में हम गैप के बारे में डिस्कस कर चुके थे. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में. और आज के सेशन में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जो कन्वेंशंस थे जो मैंने आपको बताए थे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला कन्वेंशन आता है आपका कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी. ठीक है, जो कन्वेंशन होता है मैटेरियलिटी का, इसका मतलब होता है सिर्फ वही फैक्ट्स आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो जो कन्वेंशन है, सो द कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी स्टेट दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल. ठीक है, ओनली मटेरियल फैक्ट. ठीक है, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए केवल मटेरियल फैक्ट होने चाहिए. ठीक है, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो सप्लाइड होती है यूज़र्स को अकाउंटिंग, जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मटेरियल फैक्ट क्या होता है. ठीक है, तो जो मटेरियलिटी होती है फैक्ट की, वो डिपेंड करेगी नेचर पर और क्या अमाउंट इन्वॉल्व है उस बात पर. ठीक है, मटेरियल फैक्ट का मतलब वो इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी डिसीज़न को यूज़र्स के. जो यूज़र है उसके डिसीज़न को प्रभावित करेगी मटेरियल फैक्ट, वो होता है. ठीक है, दूसरी तरफ इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, इसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट होता है इट हेल्प्स इन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर मीनिंगफुल. ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मोर मीनिंगफुल बनाने में, जो कन्वेंशन होता है मैटेरियलिटी का. ठीक है, नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स इन कैलकुलेशन. ये क्या करता है, दूसरी तरफ ये हेल्प करता है मिनिमाइज करने में जितनी भी त्रुटियां होती हैं, एरर्स होते हैं कैलकुलेशन में. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आता है इट सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेस. ये क्या करता है, ये सेव करता है समय को और संसाधनों को, उसकी बचत करता है. दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट आइटम शुड बी रिकॉर्डेड इन देयर रिस्पेक्टिव हेड. इसमें क्या होता है, जो आइटम इम्पॉर्टेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट हैं, वही रिकॉर्डेड होने चाहिए रिस्पेक्टिव हेड के अंदर, और बाकी के जो दूसरे मटेरियल और इग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्लब्ड होते हैं एक डिफरेंट अकाउंटिंग हेड में. बात ध्यान से सुनना कि जो ये कन्वेंशन इस बात को बता रहा है, इस कन्वेंशन के अनुसार जो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आइटम होते हैं उनको रिकॉर्डेड किया जाता है एक रिस्पेक्टिव हेड में. दूसरी तरफ जो आइटम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन शॉर्ट जो इमैटेरियल इन नेचर हैं, उनकी ट्रांजैक्शन को एक क्लब करके एक डिफरेंट अकाउंटिंग हेड में दिखाया जाता है. ये हुआ आपका कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी. ठीक है, अब अनदर कन्वेंशन को डिस्कस करते हैं जो कि है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक तरीके से क्या है, आपका डॉक्ट्रिन है ऑफ प्रूडियंस. ठीक है, ये कन्वेंशन इस बात पे बेस्ड है, इस सिद्धांत पे बेस्ड है कि ये एंटिसिपेट कर रहा है नो प्रॉफिट को बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. तो ये अवधारणा, ये कन्वेंशन जो है, ये इस बात पे आधारित है, ये इस सिद्धांत को लेकर चल रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट को ना देख करके ये आने वाले जो पॉसिबल लॉसेस हैं उस पे ज़्यादा एंटिसिपेशन करता है. ठीक है, जैसे मैंने पॉइंट्स में इसको बताया है. सबसे पहले इग्नोर ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स बट रिकॉर्ड्स ऑल फ्यूचर लॉसेस. जैसे सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने अगर कोई दुकान खोली, एक छोटी दुकान खोली, तो आप आने वाले फ़ायदों को ना देख करके जो अपकमिंग आपके लॉसेस हो सकते हैं आप उसको रिकॉर्ड करें,
ना कि प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये इग्नोर करता है सभी फ्यूचर प्रॉफिट्स को, लेकिन रिकॉर्ड्स करता है सभी फ्यूचर के लॉसेस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन रिगार्ड टू शोइंग प्रॉफिट। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सेफ जोन में करके चल रहे हैं। ये जो कन्वेंशन है ये इस प्रिंसिपल पे है कि ये पॉलिसी है कि हमें सेफ करके खेलना है, ना कि हमें प्रॉफिट शो करना है। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें इन फ्यूचर लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट पे फोकस करें, तो हम अपने आप को सेफ जोन में लेके चलेंगे, ना कि अननेसेसरी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसी में पॉइंट, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस कन्वेंशन का वो होता है कि टू शो करना मिनिमम प्रॉफिट। ये इस कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि शो करना है मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। प्रॉफिट जो है उसको ओवर स्टेटेड नहीं किया जाता है। अगर प्रॉफिट शो कर रहा है जो एक्चुअल में प्रॉफिट है उससे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये लीड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा अपने कैपिटल में से। तो ये प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करता, ये प्रॉफिट को मतलब पे ज़्यादा फोकस ना करके ये इग्नोर करता है सारे फ्यूचर प्रॉफिट्स को और रिकॉर्ड करता है सभी फ्यूचर लॉसेस को। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फेयर पॉलिसी एंड इट विल लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। ये कोई एक फेयर पॉलिसी नहीं है, ये लीड कर सकती है आपके रिडक्शन को इन कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रॉफिट को ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे जो एक्चुअल है उससे, तो ये लीड करेगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड को आउट ऑफ कैपिटल में से। फिर आपको अपनी कैपिटल में से डिविडेंड देना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का एट कॉस्ट पर और मार्केट प्राइस पर, वो आपका लोअर है। एक क्रिएट हुआ प्रोविजंस डाउटफुल डेट्स का, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट्स का, जैसे कि आपके गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो कन्वेंशन होता है कंसिस्टेंसी का, वो रिक्वायर करता है कि एक बार जो फर्म डिसाइडेड कर दिया जिसने एक सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड, वो उसको फर्दर भी यूज़ करेगा और यूज़ करेगा सम टाइम के बाद, और ये कंटिन्यू करेगी फॉलो करने का सेम मेथड और प्रोसीजर बाकी के सब्सिक्वेंट सिमिलर इवेंट्स पे और ट्रांजैक्शन को, अनलेस इट हैज़ अ साउंड रीज़न टू डू अदरवाइज। दूसरे शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमेशा अनचेंज रहनी चाहिए फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। दूसरे शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है, तो जो कन्वेंशन ऑफ here is the convention of consistency requires that once a firm decided on certain accounting policies and methods and has used these for some time, it should continue to follow the same methods or procedures for all subsequent similar events and transaction unless it has a sound reason to do otherwise. In other words, accounting practices should remain unchanged from one period to another. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया फिक्स एसेट पे, जैसे अकॉर्डिंग हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, तो ये मेथड फॉलो होना चाहिए पूरे ईयर और उस ईयर के बाद। ये बोलता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब अनदर कन्वेंशन पे बात करते हैं जो कि है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा स्टूडेंट आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या बताता है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि देयर शुड बी फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि होना चाहिए किस तरीके का हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पूरी, उचित और एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट, ये जो टर्म आई एडिक्वेट, इसका मतलब होता है सफिशिएंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। और दूसरी टर्म आई आपकी फेयर।
फेयर का मतलब होता है, फेयर इंडिकेट्स करता है एक इक्विटेबल ट्रीटमेंट को यूज़र्स के। दूसरी तरफ एक टर्म है इसमें फुल। फुल का मतलब होता है कंप्लीट और डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन and equitable treatment of users and sufficient set of information to be disclosed। क्लियर? ये हुआ आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके आगे और क्या है? Thus, the Convention of Full Disclosure suggests that every financial statement should fully disclose all relevant information। तो कहीं ना कहीं ये कन्वेंशन इस बात पर है कि फुल डिस्क्लोज़र जो है ये सुझाव देता है, ये सजेस्ट करता है कि प्रत्येक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फुली डिस्क्लोज होना चाहिए सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जैसे एग्जांपल है, एज पर अकाउंट नेट सेल्स आर ₹1,50,000। अकाउंट्स के हिसाब से जो आपकी नेट सेल्स है वो आपकी 1,50,000 है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है इंटरेस्टेड पार्टी के लिए कि वो जानना कि अमाउंट क्या है ग्रॉस सेल्स की, जो आपकी 2 लाख रुपए है, और सेल्स रिटर्न कितनी है आपकी 50,000। जब ग्रॉस सेल 2 लाख है तो सेल रिटर्न 50,000 हो गई, तो 2 लाख में से 50,000 माइनस किए तो 1,50,000। ये क्या हुई आपकी नेट सेल्स। तो इसके लिए डिस्क्लोजर क्या हो रहा है आपका 25% सेल आपकी रिटर्न हो रही है, जो हेल्प करती है फाइंड आउट करने में एक्चुअल सेल्स की पोजीशन। तो एज पर अकाउंट्स ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है फुल डिस्क्लोजर के, कितना हमने सेल किया, कितना हमारे पास ग्रॉस सेल्स था, कितने हमारे पास सेल्स रिटर्न हुए। तो इसका डिस्क्लोजर को बोलता है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, इस बात पे ही फोकस करता है। तो ये तो थे अब तक के हमारे कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ आए। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम आगे फर्दर गैप में अकाउंटिंग कंसेप्ट को फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।